हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एपीए ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम युवराज सिंह परिहार और आज हम ये देखने वाले हैं कि चैरिटेबल एंटिटी को जीएसटी एक्ट में कौन कौन से एग्जाम्पशन है। फिर चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी हो या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल एंटिटी हो। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करें एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। तो देखते हैं कि चैरिटेबल एंटिटी को कौन कौन सा एग्जाम्पशन है। तो क्या सारे चैरिटेबल एंटिटी को एग्जाम्पशन है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो अगर आपका चैरिटेबल एंटिटी है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आपके लिए ये एग्जाम्पशन नहीं है। चैरिटेबल एंटिटीज को एग्जाम्पशन 4 डिफरेंट एंट्रीज में प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट है एंट्री 1, जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 80, ये भी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में दिया हुआ है। उसके बाद है एंट्री नंबर 9D, ये भी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में है, डेटेड 28 जून 2017। एंड लास्ट जो है कवर करता है नोटिफिकेशन नंबर 9 2017 डेटेड 28 जून 2017। ओके, तो फर्स्ट 3 एंट्री जो है एंट्री 1, एंट्री 80 एंड एंट्री 9D, ये कवर करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी। एंड जो एंट्री 10 है ये है सर्विसेज रिसीव्ड बाय चैरिटेबल एंटिटी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 1। तो देखते हैं एंट्री नंबर 1 में क्या कंडीशंस है। एंट्री नंबर 1 जो है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017 में दिया हुआ है। ओके, क्या कहता है? एंट्री 1 कहता है कि अगर आपकी एंटिटी चैरिटेबल एंटिटी है एंड रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होगी? एग्जम्प्ट होंगी अंडर एंट्री 1 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तो देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर होती हैं। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, HIV और एड्स पर्सन और पर्सन एडिक्टेड टू नारकोटिक्स और ड्रग्स। अगर आप केयर और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टर्मिनली इल पर्सन को, वो पर्सन को जो सीवियर फिजिकल या मेंटली डिसेबल है, या HIV और एड्स पर्सन को, या एडिक्टेड हो जो या नारकोटिक और ड्रग्स से, इनको अगर आप केयर और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी होती है। और अगर चैरिटेबल एक्टिविटी है तो वो क्या एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ ऑफ HIV इन्फेक्शन और फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, इसको भी चैरिटेबल एक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू वो बच्चे जो घर से निकाल दिए गए हैं या होमलेस है या अनाथ है या फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन रिलेटेड, प्रिजनर को, या वो पर्सन जो 65 ईयर्स से ज़्यादा है और कहाँ है, गांव में रहते हैं, इनको अगर आप एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं इनके लिए, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर होगा। मतलब अगर आपकी एंटिटी चैरिटेबल एंटिटी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड चैरिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जम्प्ट होगी। मतलब अगर आपकी एंटिटी रजिस्टर्ड है बट वो चैरिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं है करता है, तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज को ही यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगा। और लास्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर देखते हैं व्हाट इफ। तो अगर चैरिटेबल एंटिटी कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो एग्जम्प्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि चैरिटेबल एक्टिविटी में जनरल पब्लिक यूटिलिटी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं माना गया है। हमने देखा कि चैरिटेबल एक्टिविटी में इस
एक्टिविटी को नहीं इंक्लूड किया गया है। कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड किया था? एडवांसमेंट ऑफ एनी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी को हम चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानेंगे, इसलिए ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं है, टैक्सेबल होगी। बट अगर चैरिटेबल एंटिटी है और तो बट वो 20 lakhs का जो भी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है वो अवेल कर सकता है। बट फिर अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, हमने देखा अगर योगा रिलेटेड कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है? एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर होता है। देन हॉस्टल एकोमोडेशन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हॉस्टल फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर नहीं होता है। नॉट चैरिट, तो ये चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं होगा, तो ये टैक्सेबल होगा। बट अगर आप रूम रेंट पे दे रहे हैं या हॉस्टल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए सेपरेट एंट्री 14 में हम देखेंगे कि वहाँ अगर 1000 रुपीज़ से कम या 1000 रुपीज़ के इक्वल भी आप रेंट का चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ तक एग्जम्प्ट है। बट अगर 1000 रुपीज़ पर डे से आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो वो हम एंट्री 14 में देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है तो यहाँ तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, कि चैरिटेबल एक्टिविटीज तो नहीं है बट हाँ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए सेपरेट एंट्री है जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज को एग्जम्पशन मिलती है। तो यहाँ एंट्री नंबर 10 में एग्जम्पशन नहीं है बट कहाँ मिलेगी? एंट्री नंबर 74 में। तो जब हम एंट्री नंबर 74 देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हॉस्पिटल अगर है तो हम वहाँ उसको एग्जम्पशन मिल रही है। फिर देखते हैं एंट्री नंबर 80, ये भी कवर करता है नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 डेटेड 28 जून 2017। ये क्या कहता है कि अगर चैरिटेबल एंटिटी ट्रेनिंग और या कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग या कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? अगर आर्ट रिलेटेड है या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो भी क्या रहेगा? आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब आर्ट्स और कल्चर रिलेटेड अगर आप ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या अगर आप कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड आप ट्रेनिंग या कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। फिर थर्ड एंट्री नंबर 9 दी, ये भी नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में कवर करता है। ये क्या कहता है कि अगर आप ओल्ड एज होम को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपकी एंटिटी है रजिस्टर्ड है 12AA में एंड वो ओल्ड एज होम को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिनकी एज 60 इयर्स और मोर हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम चैरिटेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन देख रहे थे तो वहाँ अगर हम किसी पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे जिनकी 65 इयर्स और मोर थी, वो भी रूरल एरिया में, तो वहाँ पर 65 इयर्स है बट यहाँ पर 60 इयर्स और मोर है। यहाँ पर ओल्ड एज होम की बात कर रहे हैं और अगर उनकी 60 इयर्स और मोर एज है तो ही क्या होगा? आपको एग्जम्पशन मिलेगा। एंड जो रेंट चार्ज होना चाहिए ओल्ड एज होम में वो 25,000 पर मंथ पर मेंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अप टू 25,000 होना चाहिए इंक्लूडिंग ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। फिर देखते हैं एंट्री 10 जो कि कवर करता है नोटिफिकेशन नंबर 9 2017 डेटेड 28 जून 2017। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन नंबर 9 बोला, अभी तक हम देख रहे थे पिछले 3 एंट्रीज हमने देखा नोटिफिकेशन नंबर 12 की। ये एंट्री क्या कहती है? अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं अपने एंटिटी चैरिटेबल एंटिटी में, क्यों? जिससे आप कोई फर्दर चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या कर सके? परफॉर्म कर सके, तो ही आपको एग्जम्पशन है। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की बट वो चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियरली मेंशन है इंपोर्ट होना चाहिए टू प्रोवाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज एक्सेप्ट OIDAR सर्विसेज एंड इंपोर्ट सी फ्रेट। भले ही आप OIDAR सर्विसेज ले रहे हैं या फ्रेट सर्विसेज इंपोर्ट करने में जो फ्रेट लग रहा है वो पे कर रहे हैं
टू प्रोवाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ तो भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो OIDAR सर्विसेज क्या है और इम्पोर्ट सी फ्रेट क्या है, मैं वो ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। तो OIDAR का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। सपोज कि हमारी चैरिटेबल एंटिटी है और हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं ओवर द इंटरनेट, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ है? कहीं फॉरेन में है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। अब कैसी सर्विसेज हम ले सकते हैं? सपोज हमने कोई डेटाबेस सर्विसेज ली, हमने वेबसाइट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज ली, तो हम अगर कोई ओवर द इंटरनेट सर्विसेज लेते हैं जहां सर्विसेज प्रोवाइडर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है या इंडिया के बाहर है, तो वो सर्विसेज को हम OIDAR सर्विसेज कहते हैं। एंड दूसरी क्या है? इम्पोर्ट सी फ्रेट। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, सपोज हम चैरिटेबल एंटिटी हैं और हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, और वहां पर हमको क्या लग रहा है? फ्रेट लग रहा है। तो उस फ्रेट में भी हमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, भले ही हम चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।